नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी करेंगे और हिंदी चैप्टर एक को आज क्या करते हैं कि रीडिंग कर लेते हैं, ठीक। और इसका क्वेश्चन आंसर है करा देंगे वन शॉट में। तो वन शॉट में पहले रीडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है हिंदी में। तो चलिए प्यारे साथियों, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। मैं तो किताब ले भाई। हिंदी में पहला चैप्टर का नाम है क्या जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर 1 है और आपका कक्षा 10 है, ठीक। कक्षा 10 का हिंदी है। तो इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा है चैप्टर, ठीक। और इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पर जान लेते हैं। क्या कि यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी, ठीक। अगला इसमें कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक। दलित परिवार मतलब अछूत परिवार, ठीक। तो अछूत परिवार तो आप समझ रहे होंगे। तो जिसको समाज में सबसे नीचे देखा जाता है, ठीक, उसी को अछूत परिवार कहते हैं और उसी को दलित परिवार कहते हैं। तो कहाँ हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा ये कि डॉक्टर भीमराव की जो शिक्षा है वो कैसी रही। तो इसमें कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है, फिर वहां से लंदन, लंदन का है तो इंग्लैंड में वहां गए। मतलब इनकी शिक्षा जो हुई खास करके न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका और लंदन जो कि इंग्लैंड में है वहां से हुई, ठीक। इसके बाद उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, ठीक। तो ये बात कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब संस्कृत हो गया, उसके बाद पौराणिक धार्मिक बातें होगी, वो बात इन्होंने पढ़ी, ठीक। अगला कह रहा है कि सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, मतलब इतिहास को जानने वाले हो गए। विविध विविधता मतलब विविध मतलब विभिन्न रूप से देखने के लिए भिन्न भिन्न करने वाले हो गए, मतलब अलग अलग करने वाले हैं। अगला हो गया अर्थशास्त्र, वे अर्थशास्त्री भी हो गए, समाज शास्त्री भी हो गए, शिक्षाविद मतलब शिक्षा में विद्वान भी हो गए तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे, ठीक। अगला जब इसका स्टेप आगे पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि स्वदेश में मतलब अपने देश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। भारत में इन्होंने कितने मतलब कुछ टाइम क्या किया? वकालत। वकालत मतलब वकील जो काम करता है कोर्ट कचहरी में, जो क्या होता है बहस करता है कोर्ट कचहरी में वकील, उसे ही वकालत कहा जाता है, ठीक। बहस करने के काम को वकालत कहा जाता है। अगला कह रहा है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब जो अछूत, स्त्री और कुछ ऐसे जो मानव थे, आदमी थे, उनको जो अधिकार नहीं मिल रहा था, उस अधिकार को इन्होंने दिलाया, ठीक। अब देखिए जो मेन मेन टॉपिक बनेगा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। आराम से ये हो गया। इसके बाद कह रहा है उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, महावीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका मतलब बहुत भूमिका रही और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक, अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था, ठीक। अब एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, ठीक। एक पैराग्राफ में क्या क्या मेन मेन क्वेश्चन बन रहा है उसको लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा क्या? तो एक टॉपिक बनेगा कि ये चैप्टर कौन सा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो क्या है? चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा, जाति प्रथा। तो इसमें एक क्वेश्चन फुल्ली क्वेश्चन बनता है कि इसके लेखक कौन है, मतलब रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके रचनाकार हो गए बाबा भीमराव अंबेडकर, या डायरेक्ट लिख दे भीमराव अंबेडकर। इनको बाबा साहेब भी लिखा जा सकता है, अगर ऑप्शन में बाबा साहेब लिख दे तो आपको घबराना नहीं है। तो हम यहाँ पर ओनली फॉर लिख देते हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि कई बार आ चुका है एग्जाम में भीमराव अंबेडकर जी से सवाल, ठीक। तो भीमराव अंबेडकर
भाई कोई भी सब्जेक्ट उसमें एक चैप्टर को फोकस कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक। कुछ मिनट हाँ, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा भाई, दूसरा टॉपिक आएगा, वो आएगा कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म लिख देते हैं, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, इतना बात लिख देते हैं। इनका जन्म हुआ था कब प्यारे से, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। यहाँ पर लिख दिया जाए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। भाई आप लोगों का क्लास जो है ना 2 दिन बीच में बंद रहा है, काहे कि कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, तो उसके लिए हम थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए आप लोगों का 2 दिन क्लास रुक गया। फाइनली आज से हम रेगुलर कर देते हैं, ठीक। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। और इनका ये क्या हो गया, ये इनका जन्म हो गया, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देते हैं जन्म, जन्म। अब देखिए अगला जो है, इनका निधन कब हुआ, जन्म के साथ साथ निधन भी लिखा जाए, तो इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं दिसंबर 1956 ईस्वी, दिसंबर 1956। तो दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ठीक। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हो गया था। यहाँ ईस्वी नहीं लिखे हैं भाई, आप लोग लिख लीजिएगा क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। तो ये बात, 2 क्वेश्चन बन गया। कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में, महू क्षेत्र में। कहाँ है महू, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसको शॉर्ट में ना एमपी भी कहा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में यूपी कहा जाता है, इसीलिए वैसे इसको एमपी भी आजकल लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं एमपी। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये ऑप्शन में नहीं आएगा एमपी, मध्य प्रदेश आ सकता है, ठीक। तो इसका अगला टॉपिक क्या बना था, एक और टॉपिक इसमें बना था, इनकी शिक्षा जो हुई कहाँ कहाँ हुई। तो शिक्षा इनकी ले ले, तो भाई शिक्षा अगर इनकी ले ले, तो इनकी शिक्षा भाई प्राथमिक शिक्षा तो किसी भी आदमी का गांव में ही होता है, अपने क्षेत्र में। एक ले लेते हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, इनकी शिक्षा एक हो गया न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है, और एक हो गया था लंदन में। तो ये बात हो गई। कुछ समय तक लिए इनकी जो पेशा थी वो क्या थी, अगर इनकी पेशा पूछे तो इनकी पेशा थी वकालत। क्या थी, वकालत। ये क्या थे, वकील थे। क्या थे, ये वकील थे। अगर क्वेश्चन पूछे भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो वकील थे, ठीक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो बनेगा संविधान के निर्माता कौन है, भारतीय संविधान। डायरेक्ट संविधान नहीं होगा, भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, ये क्वेश्चन बनेगा। भारतीय संविधान के निर्माता, ये भारतीय संविधान के निर्माता भी रह चुके हैं, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। कौन रह चुके हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये बात क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। पहले आप लोग को देख लेते हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है, काहे कि थोड़ा इंक थोड़ा कम निकल रहा है, मतलब थोड़ा छलफलाहट के साथ हो रहा है। तो भारतीय संविधान के निर्माता भी आप लोगों को पता चल गया। तो भाई लोग आप लोगों को एक पैराग्राफ में इतना चीज आप लोगों को मिला है, ठीक। अगला जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज मिलता है वो देखा जाएगा। तो आप लोग तैयार है अगला पैराग्राफ के लिए, आप लोग तैयार होंगे तो हम भी तैयार हैं। चलिए, हाँ एक बात और छूट गया, इनको प्रेरणा कितने व्यक्ति से मिले, मतलब चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। अगर क्वेश्चन पूछे इनके चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, चिंतन के प्रेरक व्यक्ति, सोचने के प्रेरक व्यक्ति कौन थे इनके, चिंतन के प्रेरक व्यक्ति। अगर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से 3 व्यक्ति थे। कौन कौन, बुद्ध थे, बुद्ध, और अगला थे महावीर, महावीर,
और एक और थे कौन प्यारे से थे, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ज्योतिबा फुले। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक। इसके बाद हम आगे की बात को पढ़ेंगे। तो 10 मिनट हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। चलिए अगला क्या है, अगला टॉपिक मतलब अगला जो पैराग्राफ है, कह रहा है बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। अब इनके पुस्तक से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण थी द कास्ट इन इंडिया, अगला है देयर मैकेनिज्म, यानी कि द कास्ट इन इंडिया सच दैट देयर मैकेनिज्म, ये इनकी पहली पुस्तक। अगली पुस्तक थी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। प्यारे सदियों इनकी जो किताब अधिकतर थी वो इंग्लिश भाषा में थी, इसलिए इस टाइप के नाम आ रहे हैं बुक के, ठीक। अगली किताब थी इनकी द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स थे द अनटचेबल्स। अगली किताब थी हु आर दे, और एक नेक्स्ट किताब थी इनका हु आर शुद्राज। भाई हु आर दे और हु आर शुद्राज ये ट्रेंडिंग किताब मतलब क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हु आर दे किनकी किताब है, किनके द्वारा रचना की गई है, और हु आर शुद्राज ये भाई कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। कौन से प्यारे साथियों, हु आर दे और हु आर शुद्राज, हु आर दे, हु आर दे, और एक और था प्यारे साथियों हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज। तो ये इनकी क्या थी, ट्रेंडिंग ये क्वेश्चन बनता है क्लास 10th के एग्जाम में, ठीक। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, और उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन पाता है, मतलब क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्ट स्टेट्स ये भी क्वेश्चन नहीं आया है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन ये भी नहीं आया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी नहीं आया। कह रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर पूर्ण बागवान नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में, 21 खंडों में, तो ये भी क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछा गया है 10-15 साल के अंदर, ठीक। अगला पैराग्राफ है यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। अगर पूछे भाई कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किनके द्वारा रूपांतरित किया गया है, ये तो लिखा हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर का, लेकिन उसका रूपांतरण किया गया है हिंदी में, जो कि रूपांतरण किया गया है ललय सिंह यादव। ये क्वेश्चन भाई बनता है किनके द्वारा रूपांतरण किया गया है इस चैप्टर का, ललय सिंह यादव के द्वारा, ललय सिंह यादव। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किनके द्वारा इसका रूपांतरण किया गया है, ललय सिंह यादव। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु क्या हुआ था कि इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। मतलब ये जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया वो पढ़ा नहीं जा सका, किसके कारण, क्रांतिकारियों के कारण, मतलब क्रांतिकारियों की दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति नहीं होने के कारण, ठीक। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दिया, रूप दिया, ठीक। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। भाई आप लोगों को बुक देख के ही समझाया जाएगा, कहीं की हिंदी अर्थ है, ठीक। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ तक एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ये ज्यादा कुछ बात नहीं, जो बात थी परिचय से, भीमराव अंबेडकर के परिचय से इतना ही क्वेश्चन बना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सटीक है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई मैं तो साइड हो गया हूँ। अब चलेंगे चैप्टर का जो एनालिसिस है, मतलब चैप्टर का हिंदी अर्थ, ठीक। तो उस पर चलिए। कह रहा है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है।
मतलब जाति को मानने वाले की कमी यहाँ पर नहीं है इस धरती पर। और ये हमारे भारत में एक विडंबना की बात है, एक पूरा एक कठिन विषय है जो कि नहीं होना चाहिए। जातिवाद एक तरह से क्या है कि शिक्षित लोगों को जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे भारत की ये बहुत क्या है दुर्भाग्य है कि हमारे भारत जैसे देश में जातिवाद को लेकर लड़ा जा रहा है, झगड़ा जा रहा है। तो जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या करना चाहिए, जाति के ऊपर नहीं उछलना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे आदमी होते हैं जाति को लेकर, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम है, भाई ये सब क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है सब। जब आप कहानी पढ़ेंगे, जब राष्ट्रगान पढ़ेंगे तो एक राष्ट्रीय गीत में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो भाई कहेगा झगड़ा हिंदू मुस्लिम का, लेकिन आजकल के समाज में हम देखते हैं कि कहीं हिंदू को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं मुस्लिम को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, मतलब कह सकते हैं खराब बात है। क्योंकि भारत ऐसे महान देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के झगड़ा होता है, जहाँ की अगर देखा जाए तो भारत ऐसा देश है जहाँ की सभी जाति के लोग बसते हैं। और यहीं पर क्या हो रहा है, ज्यादा जाति को लेकर के आवाज उठ रहा है। और कई देश, किसी देश में जाइए तो जाति को लेकर के उतना आवाज उठ ही नहीं रहा है। तो काय का जो देश महान है उसी देश में जाति को लेकर के झगड़ा हो रहा है, तो ये तो बहुत खराब बात हुआ ना। तो आप लोग जाति को लेकर के झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, कई आधार पर, वोट के आधार पर, इलेक्शन के आधार पर। इलेक्शन में देखते होंगे कि जाति के आधार पर वोट मिलता होगा, जो नेता लोग आता है जाति के आधार पर वोट लेता है, ठीक। तो आप लोग को जाति के आधार पर वोट भी नहीं देना है। इलेक्शन जब होगा तो उसमें जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। वोट उन लोगों को देना चाहिए जो कि शिक्षित हो, जो कि पढ़ा लिखा आदमी हो, वही आगे क्या करेगा, आगे देश को बढ़ाएगा। और जो अनपढ़ है और वो जाति के नाम पर वोट लूट रहे हैं, तो ये सब गलत बात हुआ, ठीक। अब देखिए भाई, कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति के आधार पर जैसे ठाकुर हो गया तो ठाकुर को हजाम का काम दिया जाता है। ठाकुर जब होते हैं तो कुछ ठाकुर को हजाम का काम दिया जाता है, कुछ ठाकुर को सोनार का काम दिया जाता है। मतलब जो हजाम है वो सिर्फ बाल का काम करेगा और कोई काम नहीं कर सकता है। सोनार सिर्फ सोना मतलब आभूषण बनाएगा और कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे राजपूत है, क्षत्रिय है, तो उसका कोई और कैटेगरी हो गया काम करने का। कास्ट हो गया तो वो सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाएगा, मतलब कलम चला के वो कर। ये क्या है, जाति के ऊपर क्या है, काम को बांट दिया गया है। तो जाति के साथ साथ श्रम का भी विभाजन हो गया है। जैसे साफी, जिसे धोबी कहते हैं, तो धोबी को ये काम दे देगा भाई तुम कपड़ा ही सिर्फ साफ करो और तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये सब जाति के आधार पर श्रम यानी कि काम का भी विभाजन कर दिया गया है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत खराब बात है। हम लोगों को, हमारे जो जनरेशन अभी आ रही है, उन लोगों को ये बात बताना पड़ेगा कि भाई हमारे देश इतने महान है और इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हमें जातिवाद और श्रम विभाजन से बचाना पड़ेगा भाई। क्या कि जाति के चलते ही श्रम का विभाजन है। अगर आप सोचे तो भाई, अगर आप सोचे तो जैसे मान के चलिए आप किससे बिलोंग करते हैं, मान के चलिए आप बिलोंग करते हैं धोबी से, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अब आप कपड़ा साफ करें तो आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कपड़ा साफ करेगा। तो ये जाति के आधार पर क्या है, काम का विभाजन हो रहा है। तो ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारे देश में टैलेंट के आधार पर काम दिया जाना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर काम दिया जाना चाहिए, जो कि हमारे देश में यही अभी हो रहा है। और यही हो रहा है तो ये क्या है, ये हमारे लिए दुखद घटना है, दुखद समाचार है। तो अगला देखिए, कह रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। मतलब उसकी जाति के आधार पर जो है श्रम विभाजन नहीं होनी चाहिए। जो कि अगर मान के चलिए हम क्या है, मलाह है, तो इसमें क्या है, हमें मछली पकड़ने के ही काम दिया जाए। तो ये क्या है, हमारे टैलेंट के अनुसार क्या हो गया, हमारे टैलेंट के अनुसार हमें काम नहीं मिला। मान लीजिए हमें मछली पकड़ना नहीं आता है और हमें जबरदस्ती कहा जाए कि तुम मछली ही पकड़ोगे, तो ये हमारे अनुसार नहीं हो सकता है। मतलब हम वो काम नहीं कर सकते, फिर हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है।
तो भाई जिसके अंदर जो टैलेंट होता है उस टैलेंट के अनुसार काम देना चाहिए। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगला देखिए, कुशल व्यक्ति, ये तो हो गया। अगला है कि भारत की जाति प्रथा की और एक यह भी विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जैसे राम आ जाता है तो उनको चमार कहा जाता है, ठीक। तो वो सब ऊंच नीच की आ जाता है, ऊंचा नीचा देखा जाता है, मतलब जाति के आधार पर जो मनुष्यों को ऊंचा नीचा देखा जाता है। लेकिन जब आप लोग अगर कहीं कट खुट जाता हो तो भाई देखता होगा शरीर में से बस एक ही रंग निकलता है और वो है लाल रंग। तो सभी का शरीर से बस लाल रंग निकलता है, तो फिर ये ऊंच नीच का भाव क्यों भाई? ये ऊंच नीच का भाव क्यों? ये अब आप लोग शिक्षित हो रहे हैं तो ये ऊंच नीच का भाव आप लोगों को खत्म करना पड़ेगा। ये अकेले खत्म करने वाली काम नहीं है। जब आप लोग एक संगठन बनाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तब ये ऊंच नीच का भाव खत्म होगा भाई। उससे पहले ऊंच नीच का भाव खत्म नहीं हो सकता है। हम भी मानव है, वो भी मानव है, सभी तो मनुष्य ही है भाई। तो इसमें ऊंच नीच का भाव रखने का क्या मतलब है? ये तो एक तरह से क्या हुआ, हमारे देश के लिए दुखद बात होगी। हम बार बार दुखद बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत खराब काम हो रहा है। देखिए इसके बाद क्या गया है कि यह श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बस ऊंच नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। भारत को छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा जो सिचुएशन है किसी भी देश में नहीं मिलेगा। और जो विदेश घूम के आते हैं उनको पता है कि ऐसा सिचुएशन किसी भी देश में नहीं है। आप भारत छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए। फिलहाल आप देखे होंगे कुछ दिन पहले न्यूज आया होगा कि उत्तर भारत के लोग को दक्षिण भारत में मारपीट करके भगाया गया है। तो क्या है, दुखद घटना है। और ये भी ऊंच नीच को ही करार दे दी है, ऊंच नीच को ही बताती है, ठीक। जाति प्रथा की यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह क्या है, काम का विभाजन है, जो कि उसके अनुसार जो मनुष्य है उसके अनुसार यह काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। उसकी रुचि यानी कि उसकी टैलेंट पर आधारित नहीं है। उसका टैलेंट कुछ और है, उसको दिया जा रहा है कुछ और काम, उसका टैलेंट कुछ और काम करने का है। तो ये क्या है, ये इसी की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती है, इसी की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती है। देखिए आधारित नहीं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब उसे जाति का भार नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी पेशा स्वयं चुन सके, ताकि वो अच्छे से बिना बेरोजगारी के रोजगार के साथ वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाए और इस संसार में सुखी संपन्न रहे, ठीक। यहाँ पर मनुष्य सुख संपन्न के लिए आता है, ना कि कोई दुख काटने के लिए। यहाँ झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बहुत चीज होता है इस धरती पे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में होता है, हमारे भारत में होता है। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप लोग शिक्षित आदमी बनने जा रहे हैं तो आप लोग को इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत के विपरीत जो है जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा पर अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब उसका क्या काम होगा उसे निर्धारित, मतलब अगर कोई किसी घर में अगर मान के चलिए क्या है कि अच्छे परिवार में जन्म लिया तो वो उसको यही पेशा, भाई तू ये पढ़ लिख के इंजीनियर ही बनेगा, ये पढ़ लिख के साइंटिस्ट ही बनेगा, ये पढ़ लिख करके जिला कलेक्टर ही बनेगा, ये पढ़ लिख करके डीएसपी ही बनेगा। और कुछ ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो कि उसको निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि ये पढ़ लिख करके इसकी पढ़ाई हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे समाज में ऊंच नीच का भाव है जिसके कारण कई बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है। तो भाई हमारे समाज में ऐसी जो दूषित है, ऐसे जो वातावरण दूषित हो चुका है हमारे समाज का, इस वातावरण दूषित जो वातावरण हमारा दूषित हो चुका है हमारे समाज को, उसको अब क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और उसको साफ सिर्फ शिक्षित व्यक्ति कर सकते हैं, ना कि अशिक्षित व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग ना इलेक्शन में अशिक्षित व्यक्ति को वोट डालना बंद कीजिए, तभी हमारे समाज की सुधार हो सकती है। भाई जाति के आधार पर वोट लेना ये तो गलत बात है, और जाति के आधार पर आप लोग भी वोट दे देते हैं, ये भी एक गलत बात है। देखिए आगे है कि कुशल व्यक्ति, ये तो हो गया। अगला पैराग्राफ है कि जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं कर सकती,
बल्कि मनुष्य की जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है, एक काम से बांध भी देती है। भाई तुम चप्पल बनाना, भाई तुम आराम से केस बनाना, भाई तुम कपड़ा खींचना, भाई तुम माछ बनाना, भाई तुम माछ पालना, भाई तुम खेती में लगे रहो, भाई तुम अपना आराम से एजुकेशन पूरा हो या फिर नहीं हो तो आराम से लेबर मजदूरी का काम करो। तो ये एक पेशा से बंध जाता है भाई। तो ये हमारे समाज में एक वातावरण दूषित करने का प्रभाव है। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण या वह भूखों मर जाए, और वो हमारे देश में भूखमरी भी इसी के कारण आते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन कारण, ठीक। और इसी कारण लोग इतने लोग भूख से मरते हैं, ठीक, भूखे मर जाए। लेकिन आधुनिक युग में भी यह स्थिति प्रायः आती है अभी के समय में, ठीक, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य का अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो और इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है भाई। अब देखिए मेन बात, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो कि उसका पैतृक पेशा ना हो। हिंदू धर्म में ये कोई भी बात नहीं है। हिंदू धर्म में जो है पैतृक पेशा ना हो ऐसी पेशा कोई भी चुनने की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देती है। बहुत लोग हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म लेकर के चिल्लाते रहते हैं, भाई हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं। ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है? धर्म 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 लेकर के चिल्लाते रहते हैं। ये धर्म लेकर के कुछ नहीं होगा भाई। पुण्य करो, अच्छे से काम करो, दान पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन खिला दो भाई, जिसको किसी को काम लगा है, किसी को रास्ता पार करना है और काफी ट्रैफिक है तो उससे रास्ता पार करा दो, ये सब पुण्य करो भाई। ये सब पुण्य साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो ये सब काम क्या करो। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, हिंदू जाते मुस्लिम जाते, ये सब लेकर के चिल्लाते रहते हैं लोग। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, इससे कुछ आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। और ये धर्म के पीछे भागना भी छोड़ दो भाई, धर्म के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। और देखिए भले वो उसमें परंपरागत हो, पारंगत हो। एक मिनट भाई बोला मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, ठीक है। तो हमने वो बात बता दी। अब देखिए अगला जो है, इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा, ठीक। और यही बेरोजगारी को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योगों में जो गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है, जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं, मतलब व्यवस्था पूर्वक करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने के लिए, मतलब टाल दिए, हाँ हो रहा है भाई काम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है? कोई हमारे देश में कुशल कारीगर कैसे हो सकता है जब ऐसी स्थिति बने रहेगी, जाति प्रथा श्रम विभाजन की स्थिति बने रहेगी? तो कोई हमारे देश में कुशल कारीगर नहीं हो सकता, कोई हमारे देश में कुशल इंजीनियर नहीं हो सकता, कोई हमारे देश में कुशल साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। भाई हमारे देश में कुशल साइंटिस्ट होता भी है तो उसे विदेश चला जाता है, वो विदेश चला जाता है, उसे विदेश बुला लिया जाता है, क्या है कि यहाँ पर उसको उसके अनुसार मजदूरी नहीं मिलती है। और मजदूरी नहीं मिलने का कारण भी ये जाति प्रथा है। जाति की वजह से उसे नीच देखा जाता है, ऊंचा देखा जाता है, और इसी की वजह से उसे मजदूरी नहीं मिलती है। जो कि वो साइंटिस्ट बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, उसके पास बहुत नॉलेज होता है, उसको उसके अनुसार क्या सैलरी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो विदेश लैंड कर जाता है, ठीक। अब देखिए ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में दिमाग और कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते, अतः यह निर्विवाद रूप में सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहले से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब चल फिर कुछ नहीं सकता, उसे निष्क्रिय करते हैं।
और ये जो बांध के रख देता है, इसी कारण आदमी जो है तो होता है निष्क्रिय हो जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, बुक में लिखा हुआ है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता मतलब आजादी। भाई आजादी तो आज भी हमारे देश में नहीं है, अंग्रेज हमें आजाद नाम के कर गए। आप देखे होंगे इंडियन पॉलिसी, इंडियन कोर्ट, इंडियन मतलब जहां तक इंडियन इंडियन। भाई इंडियन ये अंग्रेजी भाषा कहाँ से, यहाँ भारतीय लिखा जाए अच्छा रहेगा। इंडियन रुपीज के जगह पर भारतीय रुपया लिखा जाए अच्छा रहेगा, लेकिन दोनों को मिक्स करके इंग्लिश भाई इतना मतलब बोले क्या। आजाद के नाम पर हमें आजाद करके नहीं गया अंग्रेज सब। क्या आप लोगों की हिम्मत है कि अपनी भाषा हिंदी को क्या करें, विदेशी भाषा बना दे? हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो करके बताइए, करके। अंग्रेज ने अपनी इंग्लिश भाषा को पूरे विश्व में फैला दिया, पूरे विश्व में अंग्रेजी में बात होती है। आप लोगों में हिम्मत है तो हिंदी भाषा को पूरे विश्व में फैला के बताइए। आप हम इंडियन सॉरी हम भारतीय, यहाँ इंडियन कहा जा रहा है, हम भारतीय जो है किसी भी देश की इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ज्यादा बढ़ावा देते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम ज्यादा यूज करते हैं। उसकी जो ज्यादा चीज आती है हमारे यहाँ आयात होता है उसको ज्यादा यूज करते हैं, विदेशी सामान ज्यादा यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और विदेश की अर्थव्यवस्था उठती जा रही है, और इसी की वजह से हमारे देश में बेरोजगारी है। भाई हम भारतीय चाहे ना किसी भी देश को बेरोजगार बना सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय भाषा है हमारी, क्योंकि हिंदी भाषा पूरे देश में हमें जाना जाता है। ठीक, तो अगर आप लोगों के साथ हिम्मत है, आप लोगों में अगर पावर है तो आप हिंदी भाषा को अगले 5 से 10 साल के अंदर वैश्विक भाषा बनाइए, वैश्विक भाषा। क्या कि हमारी हिंदी भाषा जब अंग्रेज अपना अंग्रेजी भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज बना सकता है, वैश्विक भाषा बना सकता है इंग्लिश को, तो हम लोग क्या, हम लोग नहीं बना सकते इंग्लिश को वैश्विक भाषा? हम लोग भी बना सकते हैं। बनाने के लिए हमारे अंदर पावर होना चाहिए भाई। कोई भी इकोनॉमी किसी भी देश की गिरती है तो डायरेक्ट हमारे भारत देश में आती है। ठीक, और भारत देश में आकर के उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है उठ जाती है। और हम ही भारतीय ऐसे हैं कि हम अपना हिंदी भाषा नहीं उठा पा रहे हैं। ये तो हम लोगों के लिए क्या है, शर्मनाक बात है, क्योंकि हम भारतीय अपना भाषा तक नहीं उठा पा रहे हैं और विदेश से आए लोग अपना इकोनॉमी उठा कर जा रहे हैं, अपना अर्थव्यवस्था उठा के जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत, हम लोगों के लिए दुखद बात है कि हम अपनी भाषा को वैश्विक भाषा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी वैश्विक भाषा बनानी चाहिए और बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है। देखिए अगला बात है, मेरा उत्तर, क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता मतलब एकता और भातृत्व मतलब भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को एक आपत्ति हो सकती है, किसी को भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक, ऐसा समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। भारतीय जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण यानी कि मिलावट की तरह होना चाहिए, ताकि पता न चले कि भाई ये पानी है और ये दूध है, पता ही न चले। ठीक, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसी का दूसरा नाम, भाईचारे का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करने का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। फाइनली साथियों, आपका जो ये चैप्टर है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चैप्टर एंड हुआ। और अब हम अगला क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, वन शॉट करके। फाइनली साथियों, आप लोगों को जाति प्रथा और श्रम विभाजन मुझे लगता है समझ में आ गया। हमें फाइनली फोकस क्या करना चाहिए कि हमें ना ही जाति को लेकर के लड़ना झगड़ना चाहिए और न ही काम को लेकर
काम के लिए तो हम लड़ झगड़ सकते हैं, लेकिन जाति के आधार पर हम काम के लिए नहीं लड़ेंगे। जाति के आधार पर हमें काम नहीं चाहिए, हमें अपने टैलेंट के आधार पर हमें काम चाहिए। तो इस बात के लिए हमें लड़ना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर हमें लड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे देश में यही हो रहा है कि हम लोग जाति और धर्म के आधार पर ही लड़ते आ रहे हैं, और जब से देश आजाद हुआ है तब से जाति के आधार पर ही लड़ते रहे। पाकिस्तान विभाजन किस आधार पर हुआ भाई? धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। उधर मुस्लिम ज्यादा था तो अंग्रेज आराम से रेड क्लिफ लाइन खींच दिया, भाई मुस्लिम लोग रेड क्लिफ लाइन की साइड ही रहो और आराम से जो मिक्स जाति है वो इंडिया में रहो। ये पाकिस्तान किस आधार पर बनाए भाई? जाति के आधार पर बनाए, धर्म के आधार पर बनाए। तो इसको अब खत्म करना पड़ेगा, काहे कि अंग्रेज तो चली गई, लेकिन उसकी जो हमें घाव दे करके गया है अंग्रेज, वो घाव अभी तक भरा नहीं है। उस घाव को भरना पड़ेगा भाई। पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा भाई। जाति के आधार पर पाकिस्तान लड़ता है, धर्म के आधार पर लड़ता है, लेकिन हमें जाति धर्म के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए। इससे जो हमारा इससे जो है हानि होती है वो बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि हमारा देश छोटा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है। और इसमें जाति और धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ा जाए तो इससे हानि ओनली फॉर ओनली क्या होता है? देश की होती है, ना कि किसी और देश की। और केवल और केवल किसकी होती है? भारत देश की होती है। तो हमें इस बात को सावधानी से और तक समझना चाहिए, हालांकि हर भारतीयों को इस बात को समझना चाहिए। तो चलिए साथियों, आप लोग भी ये चर्चा आप लोग अपने समाज में कीजिएगा कि भाई हम लोग जाति के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए, काम का विभाजन भी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।